Okay, folks. Now, so I welcome you all of you to this particular session. Now, what we will be covering today is profit maximization. तो जो हमने अच्छा, if you see your notes, the notes that I've sent to you, they have been marked in three colors. Yellow, this is the normal, color scheme that I follow. So in upcoming semesters, when you see my documents, you will follow this particular scheme as well. So you have yellow, you have blue, you have green and you have पिंक. तो जो पिंक वाला होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो टॉपिक्स होंगे, मतलब उसके अंदर बेसिकली क्रिटिकल चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी. येलो इज इम्पॉर्टेंट एंड देन उसके बाद यू हैव ग्रीन एंड देन ब्लू. सो देर इज एन ऑर्डर टू हाउ आई हैव हाईलाइटेड. वाई आई हाईलाइट इज, जिसको नहीं हाईलाइटेड पढ़ना वो सीधा नहीं हाईलाइटेड वाला पढ़ सकता है. वाई आई हाईलाइट इज कि आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक, कि जल्दी से पढ़ने के लिए यू कैन क्विकली गो थ्रू दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स. सो let me just start with this topic. I've already started it. I'd started this in the first year class, but the problem was that बहुत कम बच्चे आए हुए थे उस दिन. So I'm going to repeat a little bit of it. And again थोड़ी सी मैथ्स आएगी, थोड़ी सी डिफरेंशिएशन आएगी जो आपको आनी चाहिए for this particular course. Now let me get my pen. Let us see this profit maximization issue. Now अगर हम profit maximization देखते हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर हम कहते हैं कि हमें हर किसी को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. ठीक है. जैसे कोई भी कंपनी होती है वो क्या कहती है, वो कहती है कि हमें अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जैसे अगर गूगल है, एप्पल है, कोई भी कंपनी है, वो सारी कंपनीज कह रही हैं. इवन अगर आपका खुद का भी बिजनेस हो तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि हमें सबको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. सो और कई बार ऐसी भी फनी सिचुएशन हो जाती है कि you know that is not the best person or the right candidate for the job, but still आपको उसको बिजनेस में लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. अब विजय माल्या, या अगर विजय माल्या का फादर की अगर बात करें, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका बेटा विजय माल्या है. विजय माल्या माइट नॉट बी द बेस्ट पर्सन टू टेक दैट जॉब ऑफ द सीईओ, बट फिर भी उसको नौकरी देनी पड़ रही है. और सिमिलरली सिद्धार्थ माल्या है, उसको आपको नौकरी देनी ही पड़ेगी उसको, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो शायद से बेस्ट पर्सन ना हो सकता है ऐसे अंबानी के केस में भी हो कि जस्ट बिकॉज यू आर बोर्न इन दैट फैमिली यू हैव टू बी द हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. सो दैट माइट बी सम सिचुएशंस जहां पर आपका यूजुअली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं कर पा रहे होते. बट इन जनरल हमारा जो गोल होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ही गोल होता है. सो प्रॉफिट को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिखते हैं पाई से. सो पाई इज बेसिकली, अगर आप माइक्रो में देखोगे तो पाई को हम प्रॉफिट लिखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में. दिस इज प्रॉफिट. एंड जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में आओगे तो पाई विल बिकम योर इन्फ्लेशन, तब ये इन्फ्लेशन बन जाएगा. नाउ दिस इज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ लेट अस सी व्हाट दिस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज. अब इसको हमारा कोई भी किसी भी कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट होगा उसके जितने भी रेवेन्यूज हैं माइनस इट्स कॉस्ट, जो उसने अर्न किया माइनस जो उसने स्पेंड किया. दैट इज ऑल्सो द केस विद ईच पर्टिकुलर फैमिली, ईच पर्टिकुलर होम. कोई भी कंपनी हो वो यही करेगी कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. नाउ अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज, अभी हम बात करेंगे आगे जाके कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज क्या होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है. स्पेशली फर्स्ट ईयर्स को मैं ये चीज बताऊंगा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है. बट इन जनरल आपने शायद से 11th-12th में भी पढ़ा हो परफेक्ट कॉम्पिटिशन. बट इन जनरल सारी की सारी फर्म्स जो हैं वो परफेक्ट क्या कहते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती हैं. अगर आप, इफ यू आर नॉट लुकिंग टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, देन यू विल सिंपली फेल टू सर्वाइव, स्पेशली इफ यू आर इन अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री. नॉन कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के अंदर अगर आप बिना प्रॉफिट के भी काम कर सकते हो कुछ टाइम तक, बट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में आप बिना प्रॉफिट के आप नहीं काम कर पाओगे. ठीक है. इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ कि कुछ टाइम तक स्टार्टअप्स जो हैं वो लॉस में रन कर रहे हैं. लेट अस से इसका काउंटर एग्जांपल क्या है. आप बोलोगे रियल लाइफ में अनअकैडमी है, ठीक है, बाईजूस है, ठीक है, या फिर ये आपका जोमैटो था बहुत टाइम तक, या स्विगी है, ओला है, उबर है. ये सारे के सारे जो हैं ये शुरू में ये सारे के सारे लॉस मेकिंग है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो कंपनीज हैं ये लॉन्ग टर्म विजन लेके चली हैं और लॉन्ग टर्म विजन में वो प्रॉफिट कमा लेंगी. और या फिर उनका एम ये है कि मैं इतना बड़ा हो जाऊं कि मुझे कोई और खरीद ले. तो अब रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा शायद से कई बार डिफरेंट हो जाता है.
बट इन जनरल कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर हर इंसान, अगर आप, ये तो हो गई कि आप टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू कर रहे हो किसी इंडस्ट्री में और उसकी बेसिस पे आ रहे हो। अगर आप रियल इंडस्ट्री के अंदर आओ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप करोल बाग के अंदर किसी मार्केट के अंदर जाओगे, या अगर आप चांदनी चौक के अंदर किसी मार्केट के अंदर जाओगे, तो वहां पर हर इंसान जो है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज ही कर रहा है। वो देख रहा है मेरा रेवेन्यू क्या है और मेरा कॉस्ट क्या है, उसके बेसिस पे वो सामान बेच रहा है। सो दिस इज हाउ टिपिकली द इंडस्ट्री आल्सो वर्क्स। नाउ सबसे पहले आपको यू हैव दिस कनंड्रम, यू हैव दिस ऑप्शन of choosing a price versus you have this option of choosing a price versus choosing a so you have this option of should you choose a price, should you choose a price or a quantity. Now remember आपको प्रॉफिट तो तब पता चलेगा ना कि जब आप मतलब आप बेच तो तब पाओगे ना जब आपको पता होगा कि मार्केट में आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या है। तो ये जो चीज है ये बाद में आती है। पहले आप ये डिसाइड, पहले आप ये देखोगे, पहले आपको क्या देखना है, पहले आपको देखना है कि बॉस आपका जो प्रोडक्ट है वो लोग खरीदना भी चाहते हैं नहीं खरीदना चाहते हैं। सो सेलिंग तो सेकंड चीज आती है, उससे पहले आ जाएगी आपका डिमांड फॉर प्रोडक्ट, कि उस प्रोडक्ट की डिमांड भी है कि नहीं है। और कई बार हमें डिमांड बनानी भी पड़ती है कई बार प्रोडक्ट्स की। तो दैट यू नीड टू फिगर आउट कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या है। सपोज आप कहते हो कि मुझे से गोलगप्पे बनाने, तो आपको गोलगप्पे की डिमांड पता होनी चाहिए। आपको कई बार आप कहते हो मुझे बर्गर्स बनाने, तो बर्गर्स बनाने की डिमांड पता होनी चाहिए कि क्या डिमांड है मार्केट के अंदर। उसी हिसाब से तो उस मार्केट में जाओगे, कोई इसी मार्केट में थोड़ा ना चले जाओगे कि जहां पर कोई आपका खरीदेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि कोई एक सड़क का गोलगप्पे वाला है, वो कहेगा कि मैं साउथ एक्स में जाके बेचूंगा, तो उसको पता है कि लोग साउथ एक्स में उसका प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अच्छी हाइजीनिक जगह से खाना खाएं। ये जो है ये जो गोलगप्पे वाला है, ये अगर ईस्ट दिल्ली में कहीं बेचे, गीता कॉलोनी वाले एरिया में बेचे, तो बहुत ज्यादा चलेगा, क्योंकि वहां लोगों को स्वाद से मतलब है, वहां पर लोगों को ये नहीं है कि क्या बेच रहे हो। सो दैट मीन्स कि आपको अपने प्रोडक्ट का डिमांड भी देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट बिक कैसे रहा है और कहाँ बिक रहा है। सो यू नीड टू फिगर दैट पार्ट आउट, whether there is demand for your product or not. And typically the demand of any particular product is written like quantity as a function of price. This is how the normal demand function looks like. ये आपका नॉर्मल डिमांड फंक्शन है, क्वांटिटी डिमांडेड एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। तो आप जो बनाते हो इस तरीके से, तो यहाँ पर आपका क्यू आता है, यहाँ पर आपका क्यू आता है, यहाँ पी आता है। सो दिस इज हाउ योर डिमांड फंक्शन लुक्स लाइक, कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड फंक्शन है। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी है कि डिमांड फंक्शन ऐसा क्यों है। बट यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में ये जो है आपका क्वांटिटी डिमांडेड जो है ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये मैं मैथमेटिक्स के हिसाब से बता रहा हूँ, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप प्राइस चेंज करोगे वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी इंक्रीज बढ़ेगी, ठीक है। तो ये बट अगर आप वैसे मैथ्स में देखोगे ना, अगर टिपिकल जो हार्डकोर मैथ्स है, हार्डकोर मैथ्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आता है और यहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। इकोनॉमिक्स में हम उल्टा लेके चलते हैं, यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया हुआ है और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है। दैट्स रिवर्स इन केस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम क्या करते हैं कि इसमें आप बेसिकली क्या कह रहे हो, इसमें आप बोल रहे हो कि इस प्राइस पे मैं इतनी क्वांटिटी बेचना चाह रहा हूँ, इस प्राइस पे मैं इतनी क्वांटिटी बेचना चाह रहा हूँ, इस प्राइस पे मैं इतनी क्वांटिटी बेचना चाह रहा हूँ। देयर इज एन ऑल्टरनेटिव वे टू लुक एट इट, ठीक है। दैट ऑल्टरनेटिव वे टू लुक एट इट इज, सपोज मैं आपको कहता हूँ कि एक मैंने प्रोडक्शन फंक्शन जैसा जो हमारी रीडिंग्स के अंदर भी दे रखा है कि दो लोग हैं, नोआ एंड नाओमी, दे प्रोड्यूस गार्डन बेंचेस। तो बेसिकली वो जो आपने देखे ना अपने पार्क्स के अंदर, हमारे यहाँ गार्डन में बेंच बने होते हैं, वो बेंच बनाते हैं। तो अभी ये वो बेंच बना रहे हैं। अब बेंच का जो एक डिमांड फंक्शन है वो दे रखा है। सपोज उन्होंने हमारा बेंच का डिमांड फंक्शन दे रखा है क्यू डी इज इक्वल टू बेसिकली डिमांड फंक्शन विच इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 200 माइनस पी। तो ये आपका डिमांड फंक्शन है। कैन यू सी कि दिस इज हेयर क्यू डी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। प्राइस जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे आपका क्यू डी चेंज करता रहेगा। तो यहाँ पर आप प्राइस चेंज करो, वहां पर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती रहेगी। और आपको ये भी पता है कि अगर प्राइस आप 0 कर दोगे तो मैक्सिमम क्वांटिटी आप 200 बेच सकते हो। तो इससे बहुत सारी चीजें आप
पता कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप क्वांटिटी 0 कर दोगे तो प्राइस मैक्सिमम 200 हो सकता है। तो इस तरीके से आपको पता है कि ये लीनियर डिमांड फंक्शन है। नाउ एक चीज होती है इनवर्स डिमांड फंक्शन। नाउ लेट अस सी व्हाट दिस इनवर्स डिमांड फंक्शन इज। नाउ अभी इनवर्स डिमांड फंक्शन क्या है, अगर आप कहो कि मैं ऐसे नहीं रीड करूंगा इसको, मैं ऐसे रीड करूंगी कि मैं देखना चाहती हूँ कि फॉर दिस मच क्वांटिटी व्हाट इज द प्राइस। तो आप पहले आपने कहा कि फॉर Q1 क्वांटिटी व्हाट इज द प्राइस दैट आई नीड, फॉर Q2 क्वांटिटी व्हाट इज द प्राइस दैट आई वांट। ठीक है, कि इसके लिए मैं कितना पे करना चाहता हूँ। प्राइस नॉट आई वांट नहीं, प्राइस कितना पे करना चाहते हो। अगर मुझे पता चल गया कि मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए, मुझे इतने बर्गर खाने हैं, तो उसके लिए मैं क्या प्राइस दे सकता हूँ, और अगर मैं इतने बर्गर खाना चाहता हूँ तो मैं क्या प्राइस दे सकता हूँ। तो ये डिमांड साइड की तरफ से है। ठीक है, याद रखना कि सप्लायर के साइड से नहीं है, डिमांड साइड से है। तो यहां पर आपने क्या कर दिया, इनवर्स डिमांड फंक्शन में आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं पहले बताऊंगा कि मैं कितनी क्वांटिटी डिमांड करूंगा, मैं पहले क्वांटिटी डिमांडेड बताऊंगा, और उसके हिसाब से मैं देखूंगा कि प्राइस मैं कितना पे करना चाहता हूं उसके लिए। सो हेयर प्राइस जो है इज बिकम्स द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। इसी का इनवर्स, इसी का उल्टा कर दिया आपने, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो दिस बिकम्स इनवर्स डिमांड फंक्शन। नाउ सपोज मैं आपको कहता हूं कि प्राइस जो है, अगर मैं कहता हूं कि क्वांटिटी डिमांडेड, इसी केस में मैं कह देता हूं कि सपोज क्वांटिटी डिमांडेड इज 50। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड 50 होते के साथ ही क्या, तो क्वांटिटी डिमांडेड 50 होते के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि प्राइस जो है वो 150 है। ठीक है, तो उस तरीके से। बट अगर आप इसको उल्टा कर दो, नाउ व्हाट आई से इज कि इसको रिवर्स कर दो। इसको रिवर्स कैसे कर सकते हो, प्राइस को एक तरफ ले जाओ और क्वांटिटी को दूसरी तरफ ले जाओ, 200 minus Q। Here now your price जो आपने जो फंक्शन बना दिया, प्राइस इज now a function of quantity demanded। अब यहाँ प्राइस जो है फंक्शन क्वांटिटी डिमांडेड का हो गया। आपने इस चीज को हम बोलते हैं इनवर्स डिमांड फंक्शन। तो दिस इज द अदर वे टू पुट इट अक्रॉस। यस जी, आई एम रिकॉर्डिंग द क्लास, बट इट इज बेटर कि अगर आप लाइव क्लास अटेंड करो तो इट विल बी मच मोर हेल्पफुल फॉर यू if you attend the class live। ठीक है, सो नाउ द अदर थिंग इज, तो यहाँ तक क्लियर है सबको कि फंक्शन क्या है, डिमांड फंक्शन क्या है, इनवर्स डिमांड फंक्शन क्या है। एनी प्रॉब्लम्स है फोक्स, किसी को कोई दिक्कत चैट पे लिख दो। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन टू, तो ये हमारा जो, अगर आप पहला वाला सेक्शन देखोगे तो ये वाला है। लेट्स गो ऑन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होती है। नाउ इफ यू सी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नाउ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है। नाउ मुझे सबसे पहले देखना है अपना रेवेन्यू। तो सबसे पहले मैं अपने रेवेन्यूज देखूंगा। नाउ रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू होता है कि मैंने कितने का सामान बेचा इनटू क्वांटिटी बेची। तो रेवेन्यू इज नथिंग बट प्राइस इनटू क्वांटिटी, दैट इज योर रेवेन्यू। नाउ वी ऑलरेडी नो दैट योर प्राइस इनटू क्वांटिटी, यस। सो आई कैन राइट दिस एज रेवेन्यू किस चीज का फंक्शन होगा, वो भी क्वांटिटी का ही फंक्शन होगा, बिकॉज प्राइस इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। ये हमें डिमांड, इनवर्स डिमांड फंक्शन आ गया, ये इनवर्स डिमांड फंक्शन आ गया इनटू क्वांटिटी, तो क्वांटिटी के टर्म्स में ही है। सो रेवेन्यू जो है, जो आप जितना पैसे कमाओगे वो भी तो इसी चीज पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना सामान बेचा है। अगर आप कम सामान बेचोगे तो आपका कम रेवेन्यू होगा, अगर ज्यादा सामान बेचोगे तो ज्यादा रेवेन्यू होगा। So revenue itself is a function of quantity. Now all we need to now do is plug this into the function that we have. Now your profit will be equal to, we said your profit is equal to revenue minus cost. ये कहां से आया, ये आया आपकी कॉस्ट वाले चैप्टर से। जो कॉस्ट वाला चैप्टर था ये वहां से कॉस्ट आ गई, C of Q, और ये अब हमने यहां से निकाल लिया, विच इज इक्वल टू प्राइस ऑफ Q इनटू Q माइनस C ऑफ Q। दिस इज प्रॉफिट की इक्वेशन। ये आपका हो गया रेवेन्यू, दिस इज योर रेवेन्यू एंड दिस इज योर कॉस्ट, और इसी को आप मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हो। दिस इज व्हाट यू वांट टू मैक्सिमाइज, जिसको आप सेकेंड ईयर में बोलते हो ऑप्टिमाइजेशन। तो आप इसी को ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम भी बोलते हो। आगे जाके आप इसको ऑप्टिमाइज करोगे
तो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या होगा, आप इसको अगर मैं मैथ्स के बारे में बात करूं तो वी नो दैट प्रॉफिट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ क्यू बिकॉज दिस इज पी इंटू क्यू माइनस सी एज अ फंक्शन ऑफ क्यू। तो बस अब आपको क्या करना है, अब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू क्यू जो है आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, और जब आप डिफरेंशिएट करोगे और इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करोगे तो इसका रेवेन्यू का जो फंक्शन आता है, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, और इसका जो फंक्शन आता है इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। सो मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो इसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करोगे, ठीक है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे डेल पाई बाई डेल क्यू, अगर आप डेल पाई बाई डेल क्यू करोगे तो क्या आएगा, तो डेल पाई बाई डेल क्यू करोगे तो आपके पास इसका जो भी मल्टीप्लाई करके फंक्शन आएगा वो होगा, ठीक है। और विच इज बेसिकली यू कैन राइट दिस एज दिस क्यू इंटू क्यू प्लस ऑफ क्यू। ये हुआ आपका जब आपने इसके साथ फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया माइनस सी। दिस इज nothing but marginal revenue and this is your marginal cost। इसको आप जीरो पुट कर दोगे, ये मैं आप सिर्फ मैथ्स वालों के लिए बता रहा हूँ, नॉन मैथ्स वाले भूल जाना क्या करा मैंने। और दिस इज इक्वल टू बेसिकली मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ये आपका इक्विलिब्रियम है, ये मैं बाद में जाके वापस बताऊंगा इक्विलिब्रियम ये कहाँ से आया, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आप ये लिख सकते हो कि ये आपका इक्विलिब्रियम है। अगर आप अपनी रीडिंग्स चेक करोगे तो आपको रीडिंग्स के अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी बाद में। सो बट लेट्स टेक द केस ऑफ दिस। ये देख लेते हैं एक बार जल्दी से। ये देखो, अगर आप अपना फंक्शन ये देखोगे, यानी यू सी ये यही चीज सेम चीज लिखी हुई है, मैंने बस वहां डिफरेंशिएशन लगा दिया। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, अब उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अब ये एग्जाम्पल क्या दे रखा है, अब एग्जाम्पल दे रखा है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी, वही नायोमी और नोवा की कंपनी है, और वो कंपनी जो है उसका डिमांड फंक्शन ये है, ये आपको डिमांड फंक्शन दे रखा है। अगर ये आपका डिमांड फंक्शन है, ये आपका डिमांड फंक्शन है, तो इस डिमांड फंक्शन का आप इनवर्स निकाल सकते हो। इफ Q इज इक्वल टू 200 माइनस P देन P इज इक्वल टू 200 माइनस Q। ये आपने इनवर्स डिमांड फंक्शन निकाल दिया। फिर उसके बाद आपको पता है कि आपकी कॉस्ट कितनी है, आपकी कॉस्ट इन्होंने लिखी हुई है Q स्टार है, तो Q स्टार आपकी कॉस्ट है। तो आपका प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रॉफिट फंक्शन हो जाएगा 200 माइनस Q विच इज नथिंग बट इक्वल टू P इंटू Q करोगे तो ये आपका आ जाएगा रेवेन्यू फंक्शन, ठीक है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट विच इज Q स्क्वायर। सो इफ यू डू दिस, सो योर प्रॉफिट हेयर इज इक्वल टू 200 माइनस Q इंटू Q माइनस Q स्क्वायर, बिकॉज दिस इज योर रेवेन्यू एंड दिस इज योर कॉस्ट। अब आप इसको, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू Q, तो अगर आप डेल पाई बाई डेल Q करोगे तो क्या आएगा, डेल पाई बाई डेल Q 200 माइनस 2Q, और यहाँ पर ये इस चीज का भी माइनस, इसका भी डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 2Q बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 4Q इज इक्वल टू दिस, Q इज इक्वल टू आपका 50। ये मैंने आपको जनरली निकाल के दिखा दिया कि Q 50 आ गया। बट जिनको नहीं पता, जिसको ये डिफरेंशिएशन नहीं पता, आप बस इसको अब Q चेंज करते हो। अब आप इस पे आओ, देखो ये सेम चीज यहाँ पर दे रखी है। देखो उसने प्राइस पहले बताया हुआ है, प्राइस कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, क्या कहते हैं, सेल्स क्वांटिटी चेंज हो रही है, प्राइस चेंज हो रहा है। और रिमेंबर प्राइस इज नथिंग बट 200 माइनस Q। तो जैसे आपने 10 यूनिट बनाया, प्राइस हो गई 190, 10 यूनिट और बनाया, 20 यूनिट बनाया तो प्राइस हो गई 180। ऐसी जब आपने 50 यूनिट बनाए तो आपकी प्राइस हो गई 150 इंटू 50, ये आपका रेवेन्यू होगा 7500। कॉस्ट जो है आपकी क्या है, कॉस्ट इज Q स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, इस 50 का स्क्वायर विच इज 5 का स्क्वायर इज 25, दैट मीन्स 2500 ये। तो इन दोनों को माइनस करोगे, 7500 माइनस 2500, 5000 प्रॉफिट। ऐसे ही अगर आप कंपेयर करोगे पूरे के पूरे अपने शेड्यूल के साथ में, तो आपको दिखाई देगा Q इज इक्वल टू 50 के ऊपर आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो गया है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैड गॉन थ्रू। हमें ये पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ा। जैसे ही हमने वो फर्स्ट डिफरेंशिएशन लगाया, हमने जैसे ही MR इज इक्वल टू MC किया, हमारे पास अपने आप ही यही आ गया। MR क्यों, क्योंकि MR वॉज क्या कहते हैं 200
माइनस क्यू इंटू क्यू, ये आपका रेवेन्यू फंक्शन था, इसको डिफरेंशिएट किया तो मैंने एम आर क्या आएगा 200 माइनस 2Q, और MC जो है आपका क्या है, अगर कॉस्ट फंक्शन इज क्यू स्क्वायर तो MC इज इक्वल टू 2Q। तो इन दोनों को बस मैंने इक्वेट कर दिया, और जैसे मैंने इन दोनों को इक्वेट किया मेरा काम बन गया, Q इज इक्वल टू 50। ये समझ में आया? यस और नो फोक्स? बाकी लोगों को नाउ let us move to the next thing। और यही चीज जो है अगर आप देखोगे, यही चीज यहाँ पर भी दे रखी है। यहाँ पर आप क्या है, यहाँ पर आपका प्रॉफिट्स भी यहाँ पर आपके प्रॉफिट आ रहे हैं, और ये आपके वो है गार्डन सोल्ड बेंचेस। एक के केस में फाइनाइट है, एक के केस में फाइनाइटली डिविजिबल आउटपुट है। तो देखो क्या हो रहा है, तो इस केस में आपका क्या है, ये आपका कॉस्ट फंक्शन इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ये आपका रेवेन्यू फंक्शन इस तरीके से नीचे जा रहा है। जिस पॉइंट पे इन दोनों का गैप जो है मैक्सिमम है, ठीक है, रेवेन्यू फंक्शन, ये देखो रेवेन्यू फंक्शन इस तरीके से जा रहा है और कॉस्ट फंक्शन इस तरीके से जा रहा है। जिस पॉइंट पे इन दोनों के बीच का गैप मैक्सिमम है तभी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। और वो पॉइंट होगा जब इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर है। तो अगर आप एक लाइन बनाओगे और टेंजेंट बनाओगे, तो इस लाइन पे जो टेंजेंसी आएगी और इस लाइन पे जो टेंजेंसी आएगी वो पैरेलल होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस लाइन की टेंजेंसी का क्या मतलब है, रेवेन्यू की लाइन के टेंजेंसी का मतलब हो गया मार्जिनल रेवेन्यू, और कॉस्ट फंक्शन की टेंजेंसी का मतलब क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट गिव्स यू द स्लोप ऑफ दिस, इधर इसका भी स्लोप है। तो जहां पर दोनों का स्लोप इक्वल था, एम आर इज इक्वल टू MC था, यहाँ पर MR और MC के स्लोप्स इक्वल है, वहां पर आपकी क्वांटिटी जो हो गई फिक्स हो गई 50, और उस हिसाब से आपका कॉस्ट ये आ गई, आपका रेवेन्यू ये आ गया, और बीच में जो हो गया वो आपका ये आपका सारा प्रॉफिट है। दिस इज अनदर वे टू। नाउ आपके रीडिंग के अंदर एक और एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर बुक्स पब्लिश करने वाले का। इफ यू वांट टू रीड इट यू कैन रीड इट, आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड इट फॉर यू। इट्स एन इंटरेस्टिंग केस व्हिच टॉक्स अबाउट द फैक्ट कि जो बुक पब्लिशर है वो कम क्वांटिटी बनाना चाहता है एज कंपेयर टू बुक का जो ऑथर होता है वो ज्यादा क्वांटिटी बेचना चाहता है और ज्यादा क्वांटिटी बनवाना चाहता है, ठीक है। तो उसके बीच का डिफरेंस है, मैंने मार्क करा हुआ है। अगर इफ यू वांट टू रीड इट यू कैन रीड इट, otherwise if you don't want to read it you can leave it. Now let's go to marginal revenue, marginal cost, profit maximization. Let's go to marginal revenue, marginal cost. Now देखो, अब मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो दो तरीके से हो सकता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट हो, और हो सकता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ पर देखो मार्जिनल रेवेन्यू, कैन यू सी दिस मार्जिनल रेवेन्यू, मैंने आपको यही मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला बताया था, ठीक है। जब मैंने उसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल लिया था तो मैंने आपको यही चीज बताई थी, ठीक है। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि व्हाट इज दिस एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नाउ I'll explain it to you कि व्हाट इज दिस एक्सप्लेनेशन ऑल अबाउट। नाउ दो तरीके के देखो वो हो सकते हैं। अगर हम डिमांड फंक्शन जो लेते हैं, जो हमारा वाला डिमांड फंक्शन था वही वाला ले लेते हैं कि हमारे पास एक डिमांड फंक्शन था which was Q is equal to 200 माइनस P, या फिर उसका इनवर्स P इज इक्वल टू 200 माइनस Q। और सपोज 10-10 यूनिट के उसमें आप बेच सकते हो, 10-10 यूनिट करके बेचोगे। लंपी है बेसिकली सेल्स, इसको बोलते हैं लंपी सेल्स। लंपी सेल्स का मतलब होता है कि आप कई बार आप एक किसी दुकानदार के पास जाओगे तो वो कहेगा कि मैं 1 यूनिट नहीं बेचूंगा, 2 यूनिट नहीं बेचूंगा, सीधा 10 बेचूंगा या 20 बेचूंगा या 30 बेचूंगा। तो उसमें कई बार आपका लंपी आउटपुट होता है, इनफाइनाइटली डिविजिबल आउटपुट नहीं है। तो सपोज वैसा सा भी अगर हम केस ले लेते हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि पहले जब आप 10 यूनिट बेचोगे तो आप 200 पे बेचोगे, ठीक है, तो पहले 10 यूनिट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 10 यूनिट बेचोगे उसका जो प्राइस होगा, तो पहले 10 यूनिट का प्राइस तो आपने 200 वो रखा, क्या कहते हैं 200। उसके बाद जो नेक्स्ट 10 से 20 वाले जो यूनिट्स हैं, ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि अच्छा भाई मेरी जो प्राइस होगी वो 190 होगी, ठीक है, 10 के बाद। तो अप टू 10 इट्स 200। तो 10 के बाद आपकी हो गई ये दिस थिंग हैज बिकम 10, और 10 होते के साथ ही आपकी प्राइस होगी 190। तो 190 आपकी प्राइस होगी। रेवेन्यू मान लो आपका जो प्राइस है वो से $100 है, तो उस हिसाब से आपका या प्राइस आपका ये हो गया, क्वांटिटी आपकी होगी, इन दोनों को आप वो मिलाओगे, आपके पास क्या कहते हैं रेवेन्यू जा जाएगा, वो हो जाएगा 1900। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने 20 यूनिट बेचे, ठीक है। पहले आपने क्या किया, पहले आपने 10 यूनिट बेचे, फिर आपने 20 यूनिट बेचे,
तो जैसे ये 20 यूनिट हो जाएगा तो 20 यूनिट का मतलब प्राइस कितना हो गया, प्राइस हो गया 200 माइनस 20 विच इज 180, 180 इंटू 20 3600, ठीक है, ये आपका रेवेन्यू हो गया। तो पहले अगर आप मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू होता है व्हाट इज द रेवेन्यू, ये होता है व्हाट इज रेवेन्यू दैट यू आर गेटिंग बाय सेलिंग वन एडिशनल यूनिट, वन यूनिट। तो ये जो मार्जिनल इकोनॉमिक्स होती है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब हम अगर आप जैसे अगर आप कोई शार्क टैंक पे कोई वो देखते हो, कोई एपिसोड देखते हो, तो वहां पर भी हम बोलते हैं, हम यूजुअली आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक इंसान एक नया क्लाइंट लाने की व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट, एंड व्हाट इज द रेवेन्यू, व्हाट इज द रेवेन्यू अगर आपका एक और क्लाइंट आ जाता है, अगर आपका एक और क्लाइंट आ जाता है तो व्हाट इज द रेवेन्यू एंड व्हाट इज द कॉस्ट अगर आपको एक और क्लाइंट चाहिए। नाउ व्हाट डू यू थिंक कि कोई किसी भी कंपनी के लिए क्लाइंट की कॉस्ट क्या होती होगी आजकल, क्या सोचते हो, अनम्यूट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो चैट पे। व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गेटिंग अ क्लाइंट, गेटिंग अ कस्टमर दीस डेज, किसी भी डोमेन के अंदर, किसी भी मार्केट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि किसी भी मार्केट के अंदर व्हाट डू यू थिंक इज द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ कस्टमर, एक नया कस्टमर के लिए क्या कॉस्ट बियर करना होता होगा आपको, क्या क्या कॉस्ट हो सकती है। मार्केटिंग कॉस्ट, सुदिता सेज मार्केटिंग कॉस्ट। पहले क्या होता था, देखो पहले क्या होता था, सपोज आपकी दुकान है, तो आपने दुकान खोली, सपोज आपने चाप बेचनी है, तो चाप बेचने के लिए आपने शॉप खोली और शॉप के आगे आपने वो लगा दिया, अपना वो बोर्ड लगा दिया और आप अपने शेफ्स के साथ काम करना शुरू कर दिया। आज की डेट में आपको मार्केटिंग भी करनी है पूरी अच्छे तरीके से, तो दैट मीन्स आप इंस्टाग्राम पे भी आप रील्स बनवाओगे किसी के थ्रू, और आजकल आपने वो पेजेस देखे होंगे जो आपको कहता है, वो जो आपको बताते हैं कि यहाँ जाके खाओ वहां जाके खाओ। डू यू थिंक कि ऑल ऑफ दीज पेजेस आर फ्री ऑफ कॉस्ट, वो फ्री में कर रहे हैं उनके लिए काम, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये फ्री में काम करते हैं, या सिर्फ इनको फ्री में खाना मिलता है खाने को वहां पर। इज माई वॉइस ब्रेकिंग, अब आवाज ठीक है, इज इट बेटर नाउ, ओके ओके। सो what I'm saying is that सपोज अगर आपको कोई आप शॉप खोलते हो, तो आज की डेट में बहुत सारे इंस्टाग्रामर्स भी प्रमोट करते हैं कि आप ये एक नई शॉप खाइए, हैव यू ट्राइड दिस। डू यू थिंक दैट दीज इंस्टाग्रामर्स डू दिस थिंग फॉर फ्री, कि इंस्टाग्रामर्स आपकी दुकान पे आएंगे, आपका प्रोडक्ट दिखाएंगे कि ये बड़ा अच्छा खाना है, ज़रूर खाइए। तो डू यू थिंक कि ये फ्री में करते होंगे इंस्टाग्रामर्स, सारे के सारे पैसे लेते होंगे। इंस्टाग्रामिंग एंड इन्फ्लुएंसर्स आर अ बिजनेस इन इटसेल्फ, वो रील भी बनाते हैं, रील को पब्लिश भी करते हैं, उनको पता है कौन से फूड व्लॉग्स में बेचना है, कहाँ पर उसको हाईलाइट करना है। तो दैट मीन्स कॉस्ट, देयर इज अ कॉस्ट ऑफ ईच पर्टिकुलर क्लाइंट, हर क्लाइंट की आपकी एक कॉस्ट है। और सिमिलरली आपको पता है कि एक क्लाइंट आपके लिए क्या रेवेन्यू लेके आएगा, और एक क्लाइंट से दूसरा क्लाइंट बचे होगा। तो अब अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस, ये तो हो गया मॉडर्न बिजनेसेस, ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बात करें तो व्हाट इज द रेवेन्यू, व्हाट इज द रेवेन्यू अगर मैं एक और क्वांटिटी बनाऊंगा तो व्हाट इज द रेवेन्यू दैट आई गेट एक और क्लाइंट से, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू आई कैन से कि चेंज इन रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, या चेंज इन टोटल रेवेन्यू जिसको हम बोलते थे पहले, इनटू चेंज इन क्वांटिटी, दैट इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। आप मार्जिनल रेवेन्यू देखना चाहते हो विच इज एन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। अब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मैंने आपको बताया कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो है मार्जिनल जो आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू कर्व क्या होता है, रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू पी ऑफ क्यू इनटू क्यू, ये होता है, ये आपका प्राइस हुआ, ये बेसिकली इनवर्स डिमांड फंक्शन, और ये हो गई आपकी क्वांटिटी, ठीक है। अब अगर आप इसको, मैं पहले आपको डिफरेंशिएशन करके बता रहा हूं, फिर आपको लॉजिक से भी बताऊंगा, पहले आपको डिफरेंशिएशन करके बता रहा हूं, फिर लॉजिक से बताऊंगा। सो इफ माय रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू पी ऑफ क्यू इनटू क्यू, and if I differentiate my revenue function with respect to q, which is nothing but change in revenue upon change in q, it is nothing but पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले इसको अप्लाई करते हैं, फिर इनटू दिस, एंड देन इसको करेंगे इनटू दिस। सो बेसिकली स्टेबल इंटरनेट। इज माय वॉइस ब्रेकिंग अगेन folks? Hello, can you hear me? Hello? Okay folks, I think I lost my, I hope you can hear me now. Okay, so I was talking about it, what is your revenue,
your revenue is change in revenue upon change in quantity. And if I differentiate this, तो क्या होगा basically I can write this as change in, इसको basically P of Q क्या है, ये basically del P Q upon del Q है, ये है. So I can write this as this into Q product rule plus, अब ये तो इसका तो डिफरेंशिएशन आपने कर दिया है, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो वो बचेगा 1, तो P ऑफ Q. दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू, इसको हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं. अब ये मार्जिनल रेवेन्यू पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है, और इसके लिए साथ साथ आप अपना ये वाला डायग्राम भी देखोगे, ये वाला डायग्राम. कैन यू सी कि जैसे जैसे आप अपना क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो कम भी होता जा रहा है. आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, मार्जिनल रेवेन्यू कम हो रहा है. क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, रेवेन्यू तो बढ़ रहा है बट मार्जिनल रेवेन्यू कम हो रहा है. ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दो चीजें चल रही हैं. मार्जिनल रेवेन्यू कम क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, तो आपका क्वांटिटी वाला इंपैक्ट तो बढ़ रहा है बट आपका प्राइस भी तो कम हो रहा है. अगर आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, देखो यहां पर डाउनवर्ड डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड डिमांड कर्व के अंदर आप जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाओगे क्या होगा? प्राइस कम होता जाएगा. और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी. तो आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो बट अगर आपका प्राइस कम हो रहा है उसके चक्कर में, तो दोनों ऑपोजिट वे में काम कर रहे हैं. तो ये ऑपोजिट वे की वजह से मार्जिनल रेवेन्यू जो कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. अब वो मार्जिनल जो कर्व होगा वो डाउनवर्ड कैसे आ रहा है, वो हम देखते हैं कि मार्जिनल कर्व डाउनवर्ड कैसे आ रहा है. नाउ इफ यू सी दिस, अब जब आप नई क्वांटिटी बनाना चाहते हो, तो नई क्वांटिटी जो है वो आप अगर आपके प्राइसेस चेंज नहीं हो रहे हैं, तो आप किस रेट पे बेच सकते हो? देखो, अब दो इफेक्ट्स हैं. व्हेन यू सेल न्यू क्वांटिटी, hello. Okay folks, I've joined in from a different system now. I think this should be better. So this should not break now, I hope. Now, so if you want to sell more quantity, then what happens? So if you want to sell more quantity, there are two things that will happen. Now let us see what are these two things. Now if you will have the same, you can get more quantity at the same amount. Suppose मैं कहता हूँ कि आपकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, तो आप नई क्वांटिटी इस रेट पे बेचते रहोगे. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा प्राइस था से 200, तो मैं 200 पे और क्वांटिटी बेचता रहूंगा. बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड एज, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज द आउटपुट एक्सपेंशन इफेक्ट. इसको हम बोलते हैं आउटपुट एक्सपेंशन इफेक्ट. मतलब बेसिकली ज्यादा बेचने की वजह से, बाय प्रोड्यूसिंग मोर you are able to increase your revenue. This is one thing that you're doing. But at the same point of time, what is happening is that you can sell this quantity, you can sell higher quantity at a lower price. So this particular component is called as price reduction effect. क्योंकि आप ज्यादा क्वांटिटी कम प्राइस पे ही बेच पाओगे. तो दिस इज व्हाट ब्रिंग्स योर मार्जिनल रेवेन्यू, जो आपका इस तरीके से होता है. अगर मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊं, तो इफ यू सी दिस डायग्राम, कैन यू सी इन दिस डायग्राम कि अगर आपने पहले आप इस पे थे, देखो पहले वाला केस देखते हैं. पहले आप क्यू बना रहे थे. जब आप क्यू बना रहे थे तो क्यू पे आपका प्राइस था ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये आप बना रहे थे और ये आपको मिल रहा था. ये आपका टोटल रेवेन्यू था. ठीक है, दिस वाज योर टोटल रेवेन्यू. अब देखो क्या हुआ. अब जब आपने नई क्वांटिटी बनाई, तो आपने क्या करा, अब आपने कहा कि ये क्वांटिटी बनाऊंगा, विच मीन्स दिस इज द चेंज इन क्वांटिटी. ये आपने चेंज करा क्वांटिटी के अंदर. ठीक है, अब आपने ये जब चेंज किया तो क्या हुआ,
आपका जो प्राइस हो गया वो आपका ये हो गया। तो चेंज इन क्वांटिटी की वजह से जो रेवेन्यू बढ़ेगा, देखो ये वाला, पहले आपको ये वाला रेक्टेंगल मिल रहा था ना, पहले आपको ये वाला रेक्टेंगल मिल रहा था टोटल रेवेन्यू। अब आपको क्या मिल रहा है, अब आपको ये वाला रेक्टेंगल मिल रहा है टोटल रेवेन्यू। तो ये तो आपने गेन किया, ये ग्रीन वाला तो आपने गेन किया, बट डोंट यू थिंक ये येलो वाला आपने लूज कर दिया? ये येलो वाला क्यों लूज किया? क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी बनाने के लिए आपको प्राइस कम करना पड़ेगा, और ज्यादा क्वांटिटी बेचने से जो रेवेन्यू होगा वो ये होगा। तो इफ तो आप तो बेसिकली आप तब तक सामान और आप मार्जिनल रेवेन्यू का कब तक देखना और बढ़ाते रहोगे? आप ये देखोगे कि नया अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी बेचना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे प्राइस कम करना पड़ेगा। तो ये जो है ये आपको क्या कहते हैं, दिस काइंड ऑफ कॉस्ट यू वुड हैव टू, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यू वुड हैव टू बियर। बट अगर आपका हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होता है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होता है, तो आप सेम क्वांटिटी जो है आप फिर से बेच सकते हो एट सेम पर्टिकुलर प्राइस। तो आप क्वांटिटी इंक्रीज करते रहो, जितनी मर्जी आपको इंक्रीज करना दो, उतना आपका रेवेन्यू उतना ही बढ़ जाएगा। इस केस में क्या होगा, इतने से रेवेन्यू बढ़ा बट इतने से रेवेन्यू कम हुआ, तो इसलिए देयर विल बी इंस्टेंसेस व्हेन योर मार्जिनल रेवेन्यू विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो धीरे धीरे मार्जिनल रेवेन्यू आपका कम होता जाएगा। पहले ये ग्रीन वाला पोर्शन ब्लू येलो वाले पोर्शन से ज्यादा होगा, फिर उसके बाद ये ज्यादा, फिर ये येलो वाला ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो एक टाइम आएगा अगर ये नेगेटिव चली गई तो दैट मीन्स ये येलो वाला पोर्शन ज्यादा है ग्रीन वाले पोर्शन से। सो दिस इज योर दिस इज हाउ योर मार्जिनल, अभी मैं मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी दिखाता हूँ। दिस इज हाउ योर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व विल लुक लाइक, कि ये इसका फर्स्ट डिफरेंशियल है और ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इस तरीके से आ रहा है। और अगर आपका हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होगा तो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व के केस के अंदर आपका ये जो डिमांड कर्व होगा, जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा, वो एब्सोल्युटली कोइंसाइड कर जाएगा डिमांड कर्व से। बट इन दिस केस यू हैव अ नेगेटिवली स्लोपिंग डिमांड कर्व। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आस्क यू क्वेश्चंस कि ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई। मार्जिनल रेवेन्यू, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग तो है ही, just in case this should be, so what I was trying to tell you is that there will be in case of a downward sloping demand curve, आप जब आप नया यूनिट बेचोगे तो यूनिट नया बेचने की वजह से आपको प्राइस भी कम करना पड़ेगा। so this is what I was telling you, if this is your demand curve, पहले आप initially you were selling at price P, quantity Q. Now if you want to sell more, so this was your revenue, so can I say this was my total revenue, ये मेरा। now what has happened, अगर मुझे ज्यादा क्वांटिटी, मुझे एक और यूनिट बेचना है, if I want to sell one more unit, से मुझे एक और यूनिट बेचना है, तो एक और यूनिट बेचने के लिए मुझे ये कम प्राइस करना पड़ेगा, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। Q इज इक्वल टू 200 माइनस P, और या फिर मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू 200 माइनस Q इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो अगर मुझे नई क्वांटिटी बेचनी है, Q1 बेचना है, वेयर Q1 माइनस Q इज इक्वल टू 1, एक नई क्वांटिटी बेचनी है तो मुझे प्राइस जो है वो कम करना पड़ेगा। तो जब मैंने प्राइस कम किया, व्हाट हैज हैपेंड, प्राइस जब मैंने कम किया तो मेरा रेवेन्यू, जो नया रेवेन्यू है वो क्या हुआ, मेरा नया रेवेन्यू हैज बिकम, माय न्यू रेवेन्यू हैज बिकम दिस, ये जो ग्रीन वाला, दिस इज माय न्यू रेवेन्यू। इफ दिस इज बिकम माय न्यू रेवेन्यू, देन व्हाट आई हैव गेन्ड, कैन आई से दैट आई हैव गेन्ड दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन मैंने पहले से ज्यादा गेन कर लिया ना, पहले वाले ऑरेंज वाले में इतना नहीं था। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम I have also lost this portion, ये वाला पोर्शन मेरा लूज हो गया, कुछ मुझे गेन हुआ, कुछ मुझे लॉस हुआ है। ठीक है, सो दैट मीन्स और धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वांटिटी और बढ़ाते जाओगे, आपका ये जो रेड वाला पोर्शन है वो बढ़ता हुआ जाएगा और ग्रीन वाला पोर्शन जो है कम होता हुआ जाएगा। आप एक और क्वांटिटी कर लो, एक और क्वांटिटी कर लो, एक और क्वांटिटी कर लो, तो क्या होगा, नई वाली क्वांटिटी और कर लो, फिर नई वाली क्वांटिटी और कर लो, तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन जो आपके पास आ रहा है ये आपका कम होना शुरू हो जाएगा और रेड वाला पोर्शन बढ़ जाएगा। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, दिस ग्रीन पोर्शन इज बेसिकली कॉल्ड एज, ये जो ग्रीन पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज योर आउटपुट एक्सपेंशन इफेक्ट, और इसको बोलते हैं प्राइस, इसकी वजह से कम हो रहा है।
ठीक है, जिसको हम MR के टर्म्स में हम क्या लिख रहे थे, जिसको अब ये नेक्स्ट चीज जिसको समझ में आया उसके लिए ठीक है, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं। जिसको हम बोल रहे थे MR was equal to P-Q into Q, this was आउटपुट एक्सपेंशन एंड दिस इज, अब जिसके पास मैथ्स अच्छी है वो ये अपने आप सोच के कह सकते हैं कि ये जो टर्म है नेगेटिव है, क्योंकि इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू Q, तो Q के साथ जो है नेगेटिव वो है, तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास कुछ नेगेटिव वाली आइटम आएगी, तो दैट विल लीड टू रिड्यूसिंग। तो क्योंकि और ये बेसिकली आपको स्लोप ऑफ डिमांड कर्व भी बता रहा है, तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्योंकि नेगेटिव होगा तो उसकी वजह से भी ये टर्म जो हो जाएगी वो नेगेटिव होगी, और ये टर्म जो है इन एनी केस पॉजिटिव रहेगी क्योंकि प्राइस पॉजिटिव ही रहेगा। सो एंड दैट इज व्हाई इफ यू हैव सच काइंड ऑफ अ डिमांड कर्व, तो उस केस में आपका अगर आपका डिमांड कर्व इस तरीके से तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इस तरीके से। बट ऑपोजिट केस क्या है, ऑपोजिट केस है सपोज मैं कहता हूँ कि मेरी फर्म जो है, मेरी जो क्या कहते हैं, मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूं वो परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है कि आई एम अ प्राइस टेकर। तो थिंक ऑफ व्हाट आई एम सेइंग इज थिंक ऑफ अ डॉन। आप लोगों ने डॉन मूवी देखी है या कोई अच्छी मूवीज पता नहीं कौन सी देखते हो, अगर इफ यू हैव सीन अ मूवी कॉल्ड अमेरिकन गैंगस्टर, उसके बाद देखना एग्जाम्स के बाद अमेरिकन गैंगस्टर, या डॉन किसी ने देखी है कोई डॉन वाली मूवी, या फिर अगर आपने देखा हो नार्कोस नेटफ्लिक्स पे शो, ठीक है। तो टिपिकली क्या होता है इन सारी के अंदर, ये ऑलमोस्ट सारी की सारी जो मैंने वो बताया, इन सब में कोई ना कोई ड्रग का सेल हो रहा है, तो उसमें कोई एक माफिया होगा, ठीक है, कोई एक डॉन होगा जो एक रीजन का पूरा डॉन होगा, और वो बेसिकली क्या करेगा, वो सेट प्राइस करेगा, वो करेगा प्राइस जो है वो ये होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे अब हमें तो यहाँ पर छोटे लेवल पे पता नहीं चलते, बट कोई एक मार्केट में बहुत बड़ा किंग पिन होगा जो कहेगा कि दिस विल बी द प्राइस ऑफ नारकोटिक्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन, कि से कोई कहेगा कि कोकेन का प्राइस ये होगा, उस तरीके से कोई वो है। तो थिंक ऑफ आई कैन गिव यू अनदर एग्जांपल कि मारुति का प्राइस जो है मारुति का प्राइस जो है वो जो है कंपनी सेट करती है कुछ, ठीक है, और उसके बाद वो डीलर के पास जाती है, तो डीलर को वही प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है जो कंपनी सेट करके दे रही है। उसके ऊपर डीलर अपना कुछ कमाई रख सकता है, बट एक कंपनी प्राइस सेट करेगी, उससे वो प्राइस माना जाएगा, उसी प्राइस पे आपको बेचना है। तो दैट इज कॉल्ड एज कि जो फर्म है, सो डीलर जो है जिसके पास आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, उसके लिए जो है वो प्राइस जिसकी जो उसकी एक तरीके से जो डिमांड कर्व है वो इस तरीके से कि सपोज वो डीलर जो है वो आगे किसी को बेच रहा है, ठीक है, मान लो, और बट परफेक्ट कंपटीशन में एक्चुअली मेरा एग्जांपल ठीक नहीं है डीलर वाला, बट फॉर एग्जांपल आप जितनी भी क्वांटिटी बेचना चाहते हो, इनफैक्ट ड्रग्स इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस, अगर आप इससे रिलेट कर पाओ तो आप जितनी मर्जी क्वांटिटी बेच लो, आप सेम प्राइस पे बेच सकते हो, ठीक है। कई बार ऐसी इंडस्ट्री के अंदर होता है कि आपको प्राइस घटाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉपुलर हो जाते हो आपको प्राइस कम करने की जरूरत नहीं है, आप प्राइस बढ़ा भी सकते हो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। सो you can sell the same amount of quantity at or different amounts of quantity at the same price। तो इसी प्राइस पे आप क्वांटिटी 1 भी बेच सकते हो, क्वांटिटी 2 भी बेच सकते हो, क्वांटिटी 3 भी बेच सकते हो, और क्वांटिटी 4 भी बेच सकते हो। तो दैट मीन्स अगर मैं क्वांटिटी 3 से क्वांटिटी 4 के बीच में जा रहा हूं, तो मेरा जो रेवेन्यू गेन हो रहा है वो क्या हो रहा है, पहले मेरा रेवेन्यू ये था, अब मेरा नया रेवेन्यू क्या है, मेरा नया रेवेन्यू ये आ गया। सो दिस विल बी माई मार्जिनल रेवेन्यू। अगर मैं क्वांटिटी 3 से क्वांटिटी 4 के बीच में जा रहा हूँ, और ये पूरा का पूरा ग्रीन वाला पोर्शन होगा, देयर विल बी नो येलो पोर्शन, क्योंकि कोई मुझे प्राइस रिडक्शन नहीं करना पड़ रहा। तो इन केस, और दिस इज द केस इन परफेक्ट कंपटीशन, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज एक्चुअली जीरो, ठीक है। तो हमारा एमआर क्या फंक्शन क्या था, दिस इंटू क्यू इंटू पी ऑफ क्यू, ये हमारा एमआर का फंक्शन था, और क्योंकि स्लोप जो है डिमांड कर्व की जीरो है, तो ये पूरा पोर्शन जीरो हो गया, तो स्लोप इज इक्वल टू एमआर इज इक्वल टू प्राइस, तो एमआर विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्राइस। तो डिमांड कर्व ही, ये अगर डिमांड कर्व है तो ये डिमांड कर्व ही एमआर कर्व बन जाती है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। सो इफ यू सी योर रीडिंग्स, यू विल सी ये वाला जो केस है ये परफेक्ट हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व का है, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का है। तो ये दो चीजें, और ये देखो
हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व के केस में एमआर और एमआर ये। उसके बाद एक एग्जांपल उसका है मार्लबोरो फ्राइडे का है, मार्क्ड इट इफ यू वांट टू रीड इट। देन द फाइनल थिंग इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अच्छा यहाँ तक समझ में आया ऑल ऑफ यू? एमआर डाउनवर्ड स्लोपिंग, एमआर फ्लैट। जिसको मैथ से समझना था वो मैथ से समझ सकता है, इसको नॉन मैथ से समझना था नॉन मैथ से समझ। एनीवन एल्स? एनी डाउट्स folks? Any doubts? Now let us see profit maximization. अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो कहता है, यहाँ पर वो कहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होना चाहिए। नाउ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मैंने आपको बताया एमआर इज इक्वल टू, आप कब अपना मैक्सिमाइज करोगे? जब आप अपना फायदा और नुकसान दोनों बराबर हो जाएंगे तो उस पॉइंट पे आप कहोगे कि मुझे और नहीं करना। अगर कोई चीज करने से आपका बेनिफिट इज मोर देन कॉस्ट तो वो आप काम करोगे और करोगे वो काम। ठीक, अगर आपको ज्यादा और बनाने से आपको बेनिफिट ज्यादा मिलता है कॉस्ट देने से तो आप और बनाओगे, बट अगर आपका बेनिफिट और कॉस्ट सेम हो जाता है तो आप बंद कर दोगे और बनाना। सेम चीज यहाँ पर है, यहाँ पर बेनिफिट क्या है? यहाँ पर बेनिफिट इज मार्जिनल रेवेन्यू और यहाँ पर कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो जहां पर मार्जिनल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा वहां पर आप रोक दोगे और उसके बाद और नहीं बनाओगे, और अगर मार्जिनल बेनिफिट इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट तो आप और बनाना शुरू कर दोगे। अब दैट इज वन कंडीशन, बट साथ में एक बाउंड्री कंडीशन भी है स्टेप 2 कि आप ये भी कंपेयर करोगे साथ में, क्या मैं अगर कुछ भी आउटपुट ना बनाऊं तो क्या मैं बेटर पोजीशन में हूं? दैट मीन्स देयर आर 3 थिंग्स। फर्स्ट, एमआर इज इक्वल टू एमसी से आपकी एक क्वांटिटी निकलेगी कि कितना क्वांटिटी आपको बनाना है, वो क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। पहली चीज ये, अगर वो क्वांटिटी नेगेटिव है दैट मीन्स आपको उस इंडस्ट्री में होने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि इफ यू प्रोड्यूस जीरो, अगर आप जीरो प्रोड्यूस कर रहे हो तो प्रॉफिट भी जीरो है, तो प्रॉफिट भी जीरो है। इफ Q इज इक्वल टू जीरो इज अ बेटर पोजिशन देन द प्रॉफिट दैट यू आर गेटिंग हेयर। सपोज यहां प्रॉफिट आपका आ रहा है -100 विच मीन्स अ लॉस ऑफ 100 रुपीज, और Q जीरो करके आपका प्रॉफिट आ रहा है जीरो, तो आप बिल्कुल नहीं बनाओगे, शट डाउन पॉइंट। ठीक है, तो आप ये दोनों चीजें कंपेयर करोगे कि आप किस पोजीशन पे हो और उस हिसाब से आप बनाना शुरू करो। नाउ लेट अस सी दीज। अब हम इसी को हम आगे ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। लेट अस सी द केस ऑफ अ प्राइस टेकिंग फर्म। ठीक है, अब हम प्राइस टेकिंग फर्म के ऊपर चले जाते हैं कि एक फर्म है जो प्राइस टेकर है। नाउ व्हाट इज दिस प्राइस टेकर फर्म? प्राइस टेकर फर्म जो मैंने आपको बताया कि जो चुपचाप जहां से क्या कहते हैं, कोई एक इंडस्ट्री है जो आपको प्राइस दे रही है और वो उस प्राइस पे जितना मर्जी यूनिट बेच सकते हैं। लेट्स से द एग्जांपल ऑफ मारुति सुजुकी। ठीक है, अब मारुति सुजुकी का क्या है? मारुति सुजुकी का एक इंडस्ट्री है मारुति वालों की, वो उसका एक डिमांड कर्व है, उसका सप्लाई कर्व है, उसका प्राइस निकल के आया, और ये जो प्राइस है, जो ये प्राइस निकल के आया, ये वो आगे दे देता है फर्म को। ये फर्म है जो बेच रही है आगे, इस फर्म को इसने प्राइस दे दिया। अब इस प्राइस पे वो जितना मर्जी क्वांटिटी बेच सकती है, प्राइस कम नहीं कर सकती है। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको डॉन का एग्जांपल बताया था कि ये डॉन है और ये डॉन ने, ये ड्रग्स की सप्लाई है, ड्रग्स की डिमांड है, उसने अपना प्राइस बताया कि इतने रुपए का ड्रग जाना चाहिए और जितने भी डीलर्स होंगे वो सेम प्राइस पे बेचेंगे। ठीक है, दिस इज मैं आपको मार्केट का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि मार्केट के स्ट्रक्चर में कहाँ ज्यादा पॉसिबिलिटीज आपको दिख सकती हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा कि नार्कोस का एग्जांपल बेटर होगा, या फिर से अमेरिकन गैंगस्टर का एग्जांपल अच्छा होगा, क्योंकि वो वहां पर ये मूवी का कंसेप्ट भी अप्लाई हो रहा है कि कैसे आप सेम प्राइस पे उस पर्टिकुलर ड्रग को रखोगे। तो अब आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि सारी क्वांटिटी जो है वो सेम प्राइस पे। नाउ अब उस केस में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा? उस केस में हमें क्या पता है? उस केस में हमें पता है कि MR शुड बी इक्वल, हमें MR इज इक्वल टू MC हमें पता है कि इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। और MR क्या है? MR हमें पता है कि प्राइस है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो MR इज इक्वल टू MC का मतलब जब प्राइस इज इक्वल टू MC होगा, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अगर जब प्राइस इज इक्वल टू MC होगा तब आपका इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, एंड आपको ये देखना है कि प्राइस इज इक्वल टू MC से जो प्रॉफिट हो रहा है वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू अगर क्वांटिटी में जीरो बनाऊं। तो ये जो शटडाउन रूल है वो यही बता रहा है,
check whether the most profitable sales from step 1 results in greater profit than shutting down. If it does, then profit maximization choice. If it not, then selling nothing is the best option. तो ये आपको देखना है कि प्राइस इज इक्वल टू एमसी से दो तीन चीजें. नाउ लेट मी अब सप्लाई इन केस ऑफ अ परफेक्ट, इसको देखते हैं. तो नाउ द केस इज कि वी ऑलरेडी नो कि हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ होता है. वी ऑलरेडी नो आवर इक्विलिब्रियम इज MR. What is MR? MR typically is P of Q, P dash Q into Q plus mathematically आया is equal to MC, which is. अब perfect competition के अंदर, in perfect competition slope of demand curve is equal to 0, क्योंकि demand curve जो है वो इस तरीके से है. इसका जो slope होगा change in P upon change in Q जो है वो 0 आ रहा है. कि Q चेंज कर रहे हो, P तो सेम चेंज हो ही नहीं रहा, तो चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q जो है वो 0 है. तो ये आपका पार्ट 0 हो गया. तो दैट मीन्स ये वाला पोर्शन 0 हो गया, विच मीन्स कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू P. और मार्जिनल कॉस्ट ये क्या है, ये मार्जिनल कॉस्ट है. तो इक्विलिब्रियम विल बी देयर. इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल बी व्हेन P of Q इज इक्वल टू MC, और या फिर आप इसे लिख सकते हो P इज इक्वल टू MC सीधा. बट इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहली बात तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट वाला होना चाहिए, फर्स्ट थिंग इज दिस शुड हैव पॉजिटिव, इट शुड गिव यू पॉजिटिव क्वांटिटी. पॉजिटिव क्वांटिटी देना चाहिए. दूसरा जो पॉइंट है वो है कि इससे जो क्वांटिटी आएगी, इससे जो प्रॉफिट आएगा, इस क्वांटिटी से जो प्रॉफिट आएगा, दैट शुड बी इक्वल टू प्रॉफिट, दैट शुड बी इक्वल टू प्रॉफिट व्हेन आई डू नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, विच इज बेसिकली 0 से बेटर होना चाहिए. कि अगर मैं क्वांटिटी अगर मैं क्वांटिटी जो है 0 बनाऊं तो मेरा प्रॉफिट भी 0 होगा. तो दिस शुड बी मोर देन 0. नाउ तो ये 2-3 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं. ठीक है, मैं उनको रूल्स को अब आपको दिखा देता हूँ कि रूल्स क्या क्या है. द फर्स्ट रूल इज बेसिकली, ये हमने यहाँ तक की बात करी. नाउ पहली बात, इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, पहले तो इक्विलिब्रियम देखते हैं. देखो ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन फर्म है, तो ये आपका MR हो गया, वही डिमांड कर्व है. MR इज इक्वल टू डिमांड कर्व. और ये हमारी MC कर्व है, जहां पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, MR MC जहां मीट कर रहे हैं वो आपका इक्विलिब्रियम हो गया. ये आपकी क्वांटिटी आ गई, ये आपका प्राइस आ गया. अब आप इस पे आप क्या करोगे, इस पे अब आप देखोगे अपना MC के साथ अब आप AC भी प्लॉट करना शुरू करोगे. जैसे आप AC प्लॉट करोगे तो आपको दिखाई देगा कि इस MC, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी पे मेरी कॉस्ट ये है. आप इसको कॉस्ट फंक्शन तक लेके जाओ और देखो कि आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, और कॉस्ट ये है, और आपका रेवेन्यू जो है वो ये है. दिस इज योर रेवेन्यू. तो ट्राई टू इमेजिन ये जो रेक्टेंगल है मेरा रेवेन्यू, और ये वाला जो रेक्टेंगल है मेरी कॉस्ट है. तो जो बच गया बीच में वो आपका प्रॉफिट हो गया. लेट मी ड्रॉ इट. ये ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है. ये मेरा डिमांड कर्व भी है और ये मेरा MR कर्व. अब ये इसको बनाना थोड़ा सा सीखना. ये मेरा, नाउ आई वांट यू टू सी कि जहां MR MC से इक्वल होगा वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा. तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया, क्योंकि यहाँ पर MR और MC दोनों बराबर हैं. ये MR वाली लाइन है, MC वाली लाइन है. अब आपको देखना है कि आप इस पे प्रोड्यूस करोगे कि नहीं करोगे. वो आप कैसे देखोगे, पहले आप टोटल कॉस्ट देखोगे. नाउ आई हैड अर्लियर टॉक टू यू कि कॉस्ट फंक्शन जो होता है वो शुड पास through the average cost function should pass through the minimum of average cost function should pass through the MC curve. तो आप क्या करो, यहां से एक लाइन बनाओ, एक ऐसे बना लो और एक थोड़ा सा स्मूथ कर देना उस कर्व को. बट ये पॉइंट जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, और उसका तरीका यही होता है. देखो मैंने कैसे बनाया. मैंने क्या किया, मुझे लोएस्ट पॉइंट बनाना था. लोएस्ट पॉइंट बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको ही लोएस्ट पॉइंट बनाने के लिए ऐसा बना दिया और इसी के ऊपर ऐसा बना दिया. अब वो लोएस्ट पॉइंट बन गया कि MC should pass the lowest point of AC curve. अब अगर this is my cost, अगर मेरे ये AC है, तो what happens, इस क्वांटिटी पे मैं इतना बेच रहा हूं, इस क्वांटिटी पे अगर मैं इतना बेच रहा हूं तो मेरा रेवेन्यू कितना है. कैन यू सी कि आपका जो रेवेन्यू है वो ये वाला पूरा, ये पूरा आपका रेवेन्यू, ये पूरा का पूरा मेरा रेवेन्यू है, ये पूरा मेरा रेवेन्यू है. अब देखते हैं कॉस्ट क्या है. इस क्वांटिटी पे अगर मैं कॉस्ट लेके जाऊं अपनी, इस क्वांटिटी पे मैं अगर अपनी कॉस्ट लेके जाऊं तो मुझे पता है कि ये मेरी एवरेज कॉस्ट हो जाएगी,
ये एवरेज कॉस्ट ही तो बता रहा है, ये एसी का फंक्शन है तो एवरेज कॉस्ट बता रहा है, तो ये मेरी कॉस्ट हो जाएगी। तो एवरेज कॉस्ट इनटू क्यू विल बी टोटल कॉस्ट। तो मुझे पता चल गया मेरी टोटल कॉस्ट ये हो गई, ये जो ये वाला रेक्टेंगल है ना, ये मेरी टोटल कॉस्ट हो गई, ये मेरी टोटल कॉस्ट हो गई। ये ग्रीन वाला मेरा रेवेन्यू था, दैट मीन्स जो मेरा प्रॉफिट बचा, वो, ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट बच गया। तो ये आपका प्रॉफिट जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, इज व्हाट इज बीइंग आल्सो बीइंग सेड इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, इन दिस पर्टिकुलर दिस थिंग, कि प्राइस शुड बी ग्रेटर देन, पहली बात तो आपका प्राइस शुड बी ग्रेटर देन योर प्राइस शुड बी ग्रेटर देन योर मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट, ठीक है। वो भी एक चीज होती है कि मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका प्रॉफिट आएगा। तो ये भी एक शटडाउन रूल विदाउट, चलो इसको भी करा देता हूँ मैं। यहाँ तक समझ में आया पहले कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, पहले ये समझ में आया कि प्रॉफिट क्यों हो रहा है और कितना हो रहा है, ये प्रॉफिट समझ में आया, बाकी लोग प्रॉफिट समझ में आया। जो आपका ग्रीन वाला था वो आपका टोटल रेवेन्यू था, फिर उसके बाद ग्रीन वाले के बाद आपका ये जो था, ग्रीन वाले के बाद ये जो था आपका, वो आपका रेड वाला आपके टोटल कॉस्ट थी, दोनों के बीच के जो गैप रह गया वो येलो वाली रह गई, वो आपकी टोटल प्रॉफिट्स हो गया, ठीक है। नाउ let us see this case कि ये केस रन कैसे हो रहा है। इसके नाउ ये हमने प्रॉफिट दिखा दिया, where there is no sunk cost। अब ध्यान देखो that this basically illustrates a firm with no sunk cost. The firm faces a horizontal demand function with price P. The best quantity sells is Q star, and where the marginal cost is equal to P. And there are three ways to check the rule for firm with no sunk cost. First, आपने simply profit calculate किया at its best positive quantity if it is non-negative हमारी Q star जो है वो non-negative है, positive है। Second way to check shutdown rule is to see if the prices is at least as large as average cost at the best quantity, ठीक है। that means जिस क्वांटिटी पे आप बेच रहे हो, ये जो क्वांटिटी पे आप बेच रहे हो, इस क्वांटिटी पे आपका प्राइस जो होना चाहिए आपकी कॉस्ट से ज्यादा, एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स योर प्राइस शुड बी मोर देन योर एवरेज कॉस्ट एट क्यू स्टार, जो आप क्वांटिटी बेच रहे हो। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं बेचने से, और इसका मतलब हुआ कि कितने पैसे देने पड़ रहे हैं ऑन एन एवरेज इस क्वांटिटी को बनाने के लिए। तो आप कोई सामान तभी बेचोगे ना जब आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे उसकी कॉस्ट से ज्यादा। तो दिस इज व्हाट दिस बेसिकली सेज कि if this is true, that then only you are going to have a positive profit, और ये greater than equal to होना चाहिए, ठीक है। So this is the second test, which basically means that firm profit is equal to green shaded area, which is equal to this, ये वाला particular formula। you can see this कि ये क्या है, price into this thing average cost। तो अगर मैं इसको देखूं कि profit कितना हो रहा है, ये आपका प्राइस है, ये आपका प्राइस है, ये आपका प्राइस है, ये आपका एवरेज कॉस्ट एट क्यू स्टार है, ठीक है। तो दिस इनटू दिस माइनस दिस, प्राइस माइनस एवरेज कॉस्ट इनटू क्यू स्टार, ये वाला डिस्टेंस इनटू दिस वाला डिस्टेंस, तभी तो ये रेक्टेंगल आएगा। तो दिस इज दिस डिस्टेंस इनटू, तो दिस इज व्हाट इज बीइंग, तो यही आपका प्रॉफिट है और यही आप बता रहा है, यही बता रहा है। एंड देयर इज अ थर्ड मेथड, ठीक है, इट विल टर्न आउट टू बी पर्टिकुलरली कन्वीनियंट। अगर आपका जो एसी का मिनिमम है, विच बेसिकली मीन्स एसी मिनिमम, अगर आपको पता हो तो पिछले वाले चैप्टर से, एसी मिनिमम इज वो पॉइंट जहां पर फर्म की लोएस्ट एवरेज कॉस्ट है। इफ प्राइस एक्सीड्स एसी ऑफ मिनिमम, देन the firm could make positive profits by selling QE units। that means वो अपना बेस्ट ही कर रहा होगा। तो हमें बस ये तीसरी चीज जो आप चेक कर सकते हो वो कर सकते हो कि एसी का जो मिनिमम है, एसी का जो मिनिमम आ रहा है, एसी का जो मिनिमम पॉइंट है, उस पे क्वांटिटी कितनी है और प्राइस शुड बी मोर देन दैट। अगर प्राइस उससे ज्यादा है, that means if price exceeds the minimum of AC, then the firm could make a positive profit by selling QE units। तो QE units से तो प्रॉफिट मिल ही रहा है। on the other hand, if P is less than, अगर प्राइस जो है वो इससे AC मिनिमम से कम है, तो वो इन एनी केस अपना लॉस कर रहा है, ठीक है।
सो ये हमारा रूल बन गया इन केस ऑफ शटडाउन रूल, इन केस ऑफ संक विदाउट संक कॉस्ट। अगर संक कॉस्ट नहीं होगी तो आपको बस ये देखना है कि प्राइस इज ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ दैट सेट, ये आपको चेक करना है। दिस इज द शटडाउन कॉस्ट विदाउट संक कॉस्ट। अब एक एग्जांपल है, ये आप एग्जांपल बाद में देख सकते हो। नाउ the other thing is what happens if there are avoidable cost, या अगर बाकी सारी कॉस्ट हो जाती है, ठीक है। संक कॉस्ट के केस के अंदर क्या होता है, संक कॉस्ट के केस में आपका जो डिसीजन है वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल संक कॉस्ट क्या होती है, संक कॉस्ट होती है कि मुझे अगर कुछ बिजनेस खोलना है तो मुझे जमीन खरीदनी पड़ेगी या मशीन खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मुझे बर्गर खरीदना है तो मुझे संक कॉस्ट मेरे लिए क्या कहते हैं, माइक्रोवेव खरीदना संक कॉस्ट ही है, क्योंकि वो इन एनी केस मुझे खरीदना ही खरीदना पड़ेगा, चाहे मैं एक भी यूनिट बनाना चाहूँ या नहीं बनाना चाहूँ, या मुझे जमीन खरीदनी पड़ेगी। तो अगर वो जो चीज है, वो जो कॉस्ट है, उसको अगर आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो तो वो संक कॉस्ट है। और संक कॉस्ट का इम्पैक्ट जो होता है वो हमारी क्वांटिटी, जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है उसके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ता है। बट और ये चीज बोल रहा है कि इफ अ फर्म इनकर संक कॉस्ट इवन इफ इट शट डाउन, द प्रोड्यूसिंग द बेस्ट पॉजिटिव सेल्स QC इज बेटर देन द संक कॉस्ट इफ P into Q star minus avoidable cost minus sunk cost is greater than minus of sunk cost। बेसिकली आप क्या कह रहे हो, अवॉइडेबल कॉस्ट तो हमने पहले पढ़ी हुई। अवॉइडेबल कॉस्ट क्या होती है, अवॉइडेबल वो कॉस्ट होती है जिसको हम वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड फोक्स, माय बैटरी इज रनिंग लो। यहाँ पर अवॉइडेबल कॉस्ट क्या है, अवॉइडेबल कॉस्ट बेसिकली मतलब होता है एक तरीके से वेरिएबल कॉस्ट, कि अगर मैं उसको अवॉइड कर दूंगा तो अगर मैं उसको तो मेरे कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ठीक है। कोई चीज को अगर आप अवॉइड कर लेते हो तो आपकी कॉस्ट भी उसकी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर से मैं कहूँ कि मैं पांच लेबर की बजाय 4 लेबर रखना चाहता हूँ तो वो अवॉइडेबल कॉस्ट है, क्योंकि एक और यूनिट रखूंगा तो मेरी कॉस्ट भी आएगी, कम भी कर सकता हूँ उस यूनिट को, तो करके मैं जीरो भी कर सकता हूँ उस कॉस्ट को, बिल्कुल। तो avoidable cost is basically like variable cost. Now from this we also note that there's something called firm's average avoidable cost, ठीक है। Now अब फर्म का एवरेज अवॉइडेबल कॉस्ट जो है वो भी एक बनता है, वैसे भी एक लाइन बनती है। अच्छा, फ्रॉम सेक्शन दिस, अगर कोई भी फर्म की एवरेज अवॉइडेबल कॉस्ट है, अगर आप प्रेजेंस अगर संक कॉस्ट भी है और साथ में एवरेज अवॉइडेबल कॉस्ट भी है, तो उस केस में आपका जो शटडाउन पॉइंट हो जाएगा दैट विल बी प्राइस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज अवॉइडेबल कॉस्ट एट, ये आपका शटडाउन पॉइंट हो, ठीक है। या फिर प्राइस शुड बी ग्रेटर देन AAC का मिनिमम, ये आपका शटडाउन पॉइंट अगर आपके पास अवॉइडेबल कॉस्ट। और द सप्लाई फंक्शन ऑफ अ फर्म ऑफ अ प्राइस टेकिंग फर्म के बारे में क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ बात कर रहे हैं कि देखो, अगर आपकी अवॉइडेबल कॉस्ट है, ठीक है, सपोज आपका एवरेज अवॉइडेबल कॉस्ट इज लोएस्ट एट 0 क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर ये आपकी एवरेज अवॉइडेबल कॉस्ट, इस तरीके से एवरेज अवॉइडेबल कॉस्ट बनती है आपकी, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं प्राइस इज ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ एवरेज अवॉइडेबल कॉस्ट, तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल है तब तो आप क्वांटिटी बनाओगे। अगर प्राइस इज लेस देन एवरेज अवॉइडेबल कॉस्ट, मिनिमम ऑफ एवरेज अवॉइडेबल कॉस्ट, तो आप क्वांटिटी नहीं बनाओगे। अगर आप ये समझ के देखो, लेट्स इस अवॉइडेबल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट मान लो। सोचो एक बंदा जो है वो पेस्ट्री बना के बेचना चाह रहा है और वो अपनी शेफ की सैलरी भी रिकवर नहीं कर पा रहा है। अगर उसकी जो उसका प्राइस है कमोडिटी का, वो उसका एवरेज प्राइस ऑफ जो उसका शेफ ले जा रहा है, सपोज आप 100 बर्गर बना रहे हो, ठीक है, 100 बर्गर, और आपकी जो, लेट्स टेक दिस एग्जांपल कि आपने 100 बर्गर बनाए और आपका जो शेफ है वो आपसे 10,000 रुपए ले रहा है, वो आपसे 10,000 रुपए, ये आपकी शेफ की कॉस्ट है, ठीक है, और वो आपको 100 बर्गर बना के दे रहा है। और अब अगर आप इसको डिवाइड करो तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है शेफ की, क्योंकि अगर आप नहीं रखना चाहते शेफ को मत रखो, खुद कर लो। तो अगर ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, इसको आप डिवाइड करोगे 100 से कि वो कितने बर्गर बना रहा है, तो आपके पास आ गई 100 VC अपॉन Q, विच इज बेसिकली, नहीं तो ये अवॉइडेबल कॉस्ट, इसी को अवॉइडेबल कॉस्ट बोल रहा था,
और डिवाइडेड बाई क्यू करोगे तो एवरेज अवॉइडेबल कॉस्ट आ जाएगी, एएसी आ जाएगी, या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी जिसको हम पहले बोलते थे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो आ जाएगी। तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई 100 रुपए। अब अगर आपका बर्गर का प्राइस 100 रुपए भी नहीं है तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि आप परपेचुअली लॉस में हो, कि आप बर्गर बेच के अपना शेफ भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आपका कोई मतलब नहीं है इस बिजनेस में टिकने का। दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दिस केस। इफ योर और याद है कि प्राइस जो होगा वो एमसी के इक्वली होगा इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो जो भी आपकी एमसी होगी वही आपका प्राइस भी है। तो दैट मीन्स अगर आपका तो और हमारा वो क्या है, हमने कहा कि प्राइस शुड बी मोर देन इक्वल टू एवरेज अवॉइडेबल कॉस्ट, या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी लिख सकते हो, मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या मिनिमम ऑफ एवरेज अवॉइडेबल कॉस्ट। उससे कम में आप नहीं बेचोगे सामान। तो अगर आपका एवरेज अवॉइडेबल कॉस्ट जो है वो इज लोएस्ट एट जीरो क्वांटिटी, तो अगर मान लो जीरो क्वांटिटी पे आपकी एवरेज कॉस्ट है, तो उस केस के अंदर क्या है, आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है आप कब बेचोगे, इससे कम में तो आप जीरो क्वांटिटी बेचोगे, क्योंकि अगर आपकी एमसी जो है, अगर एमसी जो है इससे नीचे है इस वाले रीजन के अंदर, तो आप नहीं बेचोगे, क्योंकि इस केस के अंदर प्राइस इज इक्वल टू एमसी होते के साथ ही आपकी जो प्राइस है वो एएसी के बॉटम मोस्ट से नीचे आ रही है, तो यू विल नॉट सेल हेयर। So you will sell only in the portion which is above the minimum of AAC. तो राइजिंग पोर्शन, तो कंक्लूजन क्या है, राइजिंग पोर्शन ऑफ MC above minimum of AAC is the supply curve of, तो आपका जो AAC है, अगर आपका AAC इस तरीके से है, ठीक है, हम दो तरीके के AAC बना लेते हैं। पहली बात तो AAC से जो लोग कंफ्यूज हो रहे हो, वो AAC को मान लो कि दिस इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट, इसका फुल फॉर्म है एवरेज अवॉइडेबल कॉस्ट। इसको आप मान लो, अपने मन में मान लो इसको एवरेज, ध्यान में रखना जैसे शेफ की जो कॉस्ट है, अगर प्राइस जो होगा वो ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ AVC, या फिर उसको एवरेज AAC लिख लो, एवरेज अवॉइडेबल कॉस्ट होगा, तभी आप यू वुड लाइक टू सेल। इफ प्राइस इज लेस देन मिनिमम ऑफ AVC भी लिख दो, एग्जाम में मत लिखना इसको, यू विल नॉट सेल, क्योंकि आप अपना कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर। दैट मीन्स, और हमें क्या पता है, प्राइस हमें इक्विलिब्रियम में क्या पता है, इक्विलिब्रियम में प्राइस इज इक्वल टू MC। तो कैन आई से व्हेन आई विल ओनली सप्लाई MC भी तो ये हो गया, I will only supply, क्योंकि price is equal to MC, when my this thing is minimum is greater than minimum of, अगर ये चीज ट्रू है तो that means I can draw this diagram, मैं दो डायग्राम बना सकता हूं, दो तरीके के डायग्राम है, एक डायग्राम आपका आया है इस तरीके से, एक आपका डायग्राम इस तरीके से आया, where your this is your AAC, एंड ये जो मिनिमम ऑफ AAC है, वेयर मिनिमम ऑफ AAC इज एट जीरो क्वांटिटी, ठीक है, और एक आपका AAC आया, ठीक है। अब आपका MC कर्व क्या है, अब आपका MC कर्व इस केस के अंदर आपका MC कर्व जब इससे ऊपर होगा, क्योंकि MC को तो आप प्राइस के इक्वेट कभी भी कर सकते हो, ओनली व्हेन MC कर्व इज ग्रेटर देन AAC, तब आपका इस पोर्शन को मैं बोल दूंगा कि ये पोर्शन जो होगा आपका सप्लाई कर्व हो गया, दिस इज योर राइजिंग पोर्शन, ठीक है, राइजिंग पोर्शन अबव द मिनिमम ऑफ AAC, ध्यान रखना ये चीज, राइजिंग पोर्शन ऑफ MC अबव मिनिमम ऑफ AAC इज द सप्लाई कर्व। और इस केस में क्या है, इस केस में जो मिनिमम क्वांटिटी आ रही है ऑफ AAC वो इसमें 0 पे आ रही थी, इसमें किसी और क्वांटिटी पे आ रही है, इसमें किसी और क्वांटिटी पे आ रही है। तो अब आपको देखना है कि MC कैसे क्रॉस करेगा, और MC हमें कॉस्ट वाले फंक्शन से हमें क्या पता है कि MC डज कट अक्रॉस ऑल कॉस्ट फंक्शंस, तो सारे जितने भी कॉस्ट फंक्शंस होते हैं उसके मिनिमम से निकलता है MC। अब जो आपका सप्लाई कर्व होगा वो क्या होगा, सप्लाई कर्व जो होगा वो सिर्फ होगा ये वाला पोर्शन, ये वाला,
rising portion of MC above AAC, और इसके बाद जो हो जाएगा सीधा ये वाला पोर्शन हो जाएगा जीरो क्वांटिटी सप्लाई करोगे इससे नीचे, और इससे नीचे सिर्फ यहां से यहां तक इज योर सप्लाई कर्व. नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट, यही देखो यहाँ पर ये इसी का मिनिमम, और फिर उसके बाद ये वाला उसी का एक न्यूमेरिकल दे रखा है. यू कैन सी दिस न्यूमेरिकल, जिसके अंदर न्यूमेरिकल के अंदर उन्होंने ये चीज दिखाई हुई है कि सप्लाई कर्व अगर प्राइस अगर $5, अगर मिनिमम ऑफ एसी इज $5, तो मिनिमम ऑफ एसी से अगर प्राइस ऑफ दिस थिंग इज अबव मिनिमम ऑफ दिस थिंग तो ये, और अगर बिलो तो जीरो, और अगर आपका मिनिमम ऑफ एसी इन केस ऑफ अवॉइडेबल कॉस्ट जो अगर आपके आ गई 11 पॉइंट दिस, तो इट इज ग्रेटर देन दिस. ठीक है, तो ये दो चीजें आपने बताई हुई हैं. एंड फिर उसके बाद चेंज इन सप्लाई, और वो है मे बी दिस इज टू मच टू टेक इट अप टुडे. तो बस ये वाला जो दो डायग्राम है ये मुझे आपको और कराने, and then you are done with this particular chapter. So tomorrow what we will do is I have already recorded this. So just in case आपको कोई प्रॉब्लम आता है, this is already recorded, और वो रिकॉर्डिंग ठीक होगी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. So what we will do is tomorrow we will cover these two to three things जो आपके सिलेबस में है, एंड उसके बाद I will cover that chapter 20 number 21, which is perfect competition, and then we are done with your syllabus for semester 1. For semester 2 I'll take a separate class to cover this entire chapter. तो दो अलग अलग क्लासेस होंगी. You can so and if you have doubts you can then ask me doubts. ठीक है, कल मैं 10 ईयर भी दिखा दूंगा आपको, 10 ईयर भी दिखा के आपको क्वेश्चंस दिखा दूंगा कि क्वेश्चंस किस किस तरीके से आए हुए हैं, एंड आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे, एंड आई विल आल्सो हेल्प यू सॉल्व दिस. सो टुमारो आई विल लेट यू नो द टाइम. मोस्ट प्रोबब्ली इट विल बी अराउंड 9-10 इन द मॉर्निंग. तो 9-9:30 हो सकता है, 10 हो सकता है, तो बट आई विल कवर इट अप एंड आई विल शो. प्लीज वॉच द वीडियो. I'll just I've recorded the video, and I'll just put it on YouTube as well, and on the classroom as well. जो हमारा जो क्लास है ना pinkprofessor.org पे, उस पे भी है. and people who are from GE, जितने भी लोग GE के हैं, ठीक है, there is this WhatsApp group. यूनिवर्सिटी वाइड WhatsApp ग्रुप बना रहे हैं, जिसके अंदर you have all the people from different colleges जिन्होंने इकोनॉमिक्स को GE लिया हुआ है. ठीक है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को GE लिया हुआ है हर सेमेस्टर में, उनका एक ग्रुप है. सो दिस योर ग्रुप इज 2027 बैच GE इकोनॉमिक्स ग्रुप. सो यू कैन मैसेज मी ऑन माई WhatsApp. आई विल एड यू टू दिस ग्रुप सो दैट आपको सारे यूनिवर्सिटी के बाकी स्टूडेंट्स के साथ में भी कोऑर्डिनेशन हो जाएगा. ठीक है, एटलीस्ट 2 कॉलेजेस दैट हैव बीन पार्ट ऑफ गार्गी एंड माता सुंदरी, और बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं उनको भी इनवाइट कर दूंगा. ठीक है, ऐसे हम इकॉनर्स का भी ग्रुप रखते हैं, तो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो यू कैन मैसेज मी ऑन माई नंबर. आपके ग्रुप्स पे तो मैं डाल दूंगा. सो दिस इज वेयर यू कैन मैसेज मी. आई विल एड यू टू दैट यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेशन ग्रुप ऑफ 2020 GE econ बैच. ठीक है, दैट विल बी दी बैच जहां पर आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो बाकी लोगों के साथ, जितने भी लोग GE लेके बैठे हुए हैं इकोनॉमिक्स को. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच folks. I will see you tomorrow at 9:30 AM or 10 o'clock.